मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेज कंस्टेंट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सूडो फोर्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। लॉज ऑफ मोशन का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों का रह गया था, वही हम लोग कवर करेंगे आज। तो चलो बिना कुछ बातें किए सीधा हम लोग आते हैं और सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे आज वेज कंस्टेंट। तो चलिए बिना कुछ बातें किए सीधा टॉपिक पे आते हैं और सीधा टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वेज कंस्टेंट क्या है। देखो बच्चों, मान लो वेज कंस्टेंट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो वेज कंस्टेंट के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहां पर दो बॉडी को रख दिया था, एक बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ये v वेलोसिटी से ये आगे की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। अब जो बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। ये दोनों के दोनों बॉडी आगे चल रहा है v वेलोसिटी से। मैं इसको अलग अलग डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा बच्चों, मैं इसको बिल्कुल अलग अलग डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा और मैं कुछ ऐसा सोचता हूं कि ये बॉडी a है और मेरे बच्चे ये बॉडी b है। बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। इन दोनों बॉडी को सेपरेट कर दिया बच्चों। अगर इन दोनों बॉडी को मैंने सेपरेट किया होगा तो आपका जवाब होगा कि ये दोनों के बीच के जो कांटेक्ट सरफेस थे, ठीक है, ये दोनों के बीच के कांटेक्ट सरफेस थे। अच्छा, ये कांटेक्ट सरफेस है तो मैंने एक व्हाइट लाइन ले लिया बच्चों और ये व्हाइट लाइन ऐसा लाइन था। इसका लाइन का मतलब ये हुआ कि इस कांटेक्ट सरफेस ऐसा था तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मली एक लाइन ऐसे खींच दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान देना, ये बॉडी आगे जा रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है और ये बॉडी आगे जा रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी v2 है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि अगर v1 और v2 दोनों बराबर हो जाए तो आपका जवाब क्या होगा कि ये दोनों बॉडी बिल्कुल साथ साथ जाएगा, ये बिल्कुल साथ साथ आगे चलता जाएगा। और मैंने इसी को एक थ्योरम बना लिया, इसी को एक लॉ बना लिया और मैंने कुछ ऐसा सोचा कि इन ऑर्डर टू मेंटेन इन कॉन्टैक्ट, in order to maintain in contact component of velocity perpendicular to the surface always constant। आप इसको ध्यान से सुनना, मैं आखिर ये बात क्या बोला हूं मैं। एक्चुअल में देखो, कभी भी चीजें समझ में ऐसे नहीं आता थियोरेटिकली जब तक इसको अप्लाई करना नहीं सिखाऊंगा। तो थोड़ा सा हल्का सा पहले थ्योरी समझो, उसके बाद समझाऊंगा कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो भाई देखो, इसमें क्या होता है, मान लो ये बॉडी v1 के साथ आगे जा रहा है और ये बॉडी v2 के साथ आगे जा रहा था और अगर मैं कहता हूं कि दोनों बॉडी बिल्कुल साथ साथ जाएगा, इसका मतलब दिस v1 एंड दिस v2 मस्ट बी इक्वल। मतलब ये v1 और v2 लगभग बराबर होंगे, मतलब बराबर होंगे, लगभग मत बोलो, बराबर होंगे, तभी जाकर के दोनों बॉडी बिल्कुल चिपक के साथ जाएगा। अगर मान लो v2 ज्यादा हो जाए v1 से तो इसको छोड़ के भाग जाएगा। सीधा सीधा बात समझ लो कि अगर v1 और v2 बराबर हो जाएगा तो ये दोनों के दोनों बॉडी बिल्कुल कंबाइंड वेलोसिटी से आगे जाएगा। और इसी को मैंने देखो कैसे लिखा है, इसी को स्टेटमेंट में कैसे लिखा कि इन ऑर्डर टू मेंटेन इन कॉन्टैक्ट, in order to maintain in contact component of velocity, ये रहा वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर है, ये जो सरफेस आप देख रहे हो, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है जो हमने इमेजनरी ड्रॉ किया है, उसके अलोंग इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट और इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर बराबर हो जाएगा तो ये दोनों बॉडी हमेशा साथ चलेगा। अब मैटर बनता है कि यार ये वेज कंस्टेंट पे क्वेश्चन कैसे आएंगे और वेज कंस्टेंट कैसे डील करेंगे। तो वेज कंस्टेंट को समझने के लिए आपको मैं 2-3 एग्जांपल समझाता हूं। अगर आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो वेज कंस्टेंट के सारे फंडे ही क्लियर हो जाएंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहले बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर देखो कितना सुंदर सा एक डायग्राम बनाया है मैंने। एक्चुअल में क्या है,
कि इसमें दो अलग अलग बॉडीज है। मान लो ये बॉडी का नाम ए था और मेरे बच्चे बॉडी का नाम बी था, ठीक है। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, ये बॉडी भी अलग है और ये बॉडी भी अलग है। जिसको मैं येलो से दिखाया हूं वो अलग बॉडी है और ये बॉडी अलग है। बस इसके ऊपर में बस रख दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये A1 एक्सेलरेशन से यूं भागेगा तो भाई ऑफ कोर्स ये इधर भागेगा तो इसको नीचे आना पड़ेगा। तो आखिर इसकी क्या एक्सेलरेशन होनी चाहिए कि दोनों कांटेक्ट में रहे? मतलब ये चलेगा, ये फिक्स है कि नीचे आएगा, ये ऐसे आएगा। तो भाई यही पूछ रहा हूं कि इसकी क्या एक्सेलरेशन होनी चाहिए कि दोनों बॉडी हमेशा इन कांटेक्ट होना चाहिए। अब देखो वेज कंस्ट्रेंट के खेल मेरे बच्चे, इतना गजब का चीज बताऊंगा कि मजा आ जाएगा, बस तुम ध्यान से सुनना। हम वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे पहले उसको सुनो। क्या करो, सबसे पहले इन दोनों बॉडी का डायग्राम अलग अलग बना लो, ठीक है। चलो बना लेते हैं डायग्राम। मैंने इन दोनों बॉडी का डायग्राम ही अलग अलग बना दिया। चलो मैं इस येलो को मैं येलो से ही दिखा देता हूं। ये देखो, ये येलो वाला लाइन था, ये बॉडी था, इसका नाम था ए, ठीक है। सुनना ध्यान से। एक बॉडी ये था, एक बॉडी ये था मेरे बच्चे जिसका नाम था बी। ये कुछ ऐसा था मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए, ये कुछ ऐसा था, बिल्कुल ऐसा कुछ बॉडी था बच्चों, और ये ऐसा था। अब जो बोलने जा रहा हूं उसको थोड़े ध्यान से सुनना। मेरा पहला काम था कि दोनों बॉडी को सेपरेट कर दो, कर दिया जी। अब क्या करो मेरे बच्चे, अब क्या करो, एक रेड लाइन बनाओ। रेड लाइन मतलब कौन सा? कॉन्टेक्ट सरफेस। जो तुम कॉन्टेक्ट सरफेस देख रहे हो पहले एक रेड लाइन बना लो। इन दोनों के बीच के यही एक रेड लाइन हो गई, मतलब ये कॉन्टेक्ट सरफेस हो चुके हैं। दोनों के बीच के जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो यही रेड लाइन है, ठीक है। समझ रहे हो बात? तो सबसे पहले आपने को एक कॉन्टेक्ट सरफेस ड्रॉ कर लेना था। जो तुम देख रहे हो यही रेड लाइन था, यही एग्जैक्टली रेड लाइन यही था, तुम देख सकते हो ये वाला लाइन था। तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस हो गया। अच्छा जी, अब आपको एक काम और क्या करना है उसको भी समझो। आप क्या करो, एक येलो लाइन बना लो भाई। कौन सा होता है येलो लाइन? इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लो। देखो यही हो गया ना, एक येलो लाइन नहीं, एक ग्रीन लाइन बना लो। अब ये पता है आपको ग्रीन लाइन कौन सा हो गया? ये वाला लाइन। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि मुझे करना क्या था। दोनों बॉडी को अलग अलग बना लो, उसके बाद एक रेड लाइन बना लो और रेड लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो जिसका नाम मैंने रख दिया ग्रीन लाइन। चलो ठीक है, ग्रीन लाइन है ये। तो रेड लाइन के परपेंडिकुलर जो होगा, नॉर्मल जो होगा, उसको मैंने नाम दे दिया ग्रीन लाइन, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे कि ये जो आप देख रहे हो बॉडी ए जो है वो A1 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा था। जाने दो इसको A1 एक्सेलरेशन से आगे। तो मुझसे पूछा गया कि बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑफ कोर्स इसका एक्सेलरेशन मेरे बच्चे A2 होगा। अब जो बोलने जा रहा हूं ना वही तो सारा खेल है, वही सारा खेल है। अगर वो समझ में आपको आ गया तो समझो कि सारा फंडा ही क्लियर है आपको। अब आप देखो यहां पर ध्यान से सुनोगे, ये एंगल थीटा था मेरे बच्चे, ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा था। हमें कैसे भी करके कुछ भी कर लो, A1 का कंपोनेंट इस ग्रीन लाइन पे लाना और A2 का भी कंपोनेंट ग्रीन लाइन पे लाना। तुम गौर से देखो, क्या ये A1 ग्रीन लाइन पर है? नहीं सर। क्या ये A2 इस ग्रीन लाइन पर है? ग्रीन लाइन देखो कौन सा है। ग्रीन लाइन मेरे बच्चे एक बार फिर से देखना, मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा सा। ये था ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। हमें कैसे भी करके A1 और A2 को ग्रीन लाइन पर लाना है। अब मुद्दा बनता है ना A1 ग्रीन लाइन पर है ना A2 ग्रीन लाइन पर है, तो मुझे इससे कंपोनेंट तोड़ने होंगे जो कि मैंने सिखा रखा है पहले। ध्यान दीजिए, यहां बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ये थीटा है मेरे बच्चे तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है मेरे बच्चे तो ये भी थीटा हो जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ये थीटा तो ये भी थीटा, दिख रहे होगा आपको।
और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये बात तो कंफर्म है। लॉज ऑफ मोशन की स्टार्टिंग में ये सारी बातें बता चुका हूं कि ये एंगल थीटा तो ये एंगल तो थीटा होगा ही होगा, और ये थीटा है तो इसको थीटा होना ही पड़ेगा कि पैरेलल लाइन से ही है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि A1 के दो कंपोनेंट टूट गए, पहला कंपोनेंट का नाम क्या होगा बच्चों? पहला कंपोनेंट का नाम क्या होगा? ध्यान से बताओ मुझे। पहला कंपोनेंट का नाम होगा, इसके साथ एंगल बनाया तो A1 cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनाया cos, और ये कंपोनेंट क्या होगा मेरे बच्चे? जल्दी जल्दी बता दो। A1 sin थीटा। बहुत अच्छी बात भाई, बहुत अच्छी बात। अब मुझे बताओ A2 के दो कंपोनेंट होंगे, A2 के दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, दो कंपोनेंट आ रहे हैं। एक कंपोनेंट तो ऐसा हो गया, इसका नाम था A2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग होगा A2 sin थीटा। अब जो बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि इस ग्रीन लाइन पर लाई करने वाले, इस ग्रीन लाइन पर लाई करने वाले इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट और इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अगर बराबर है तो बॉडी हमेशा साथ चलेगा, अगर बराबर है तो। अब तुम देखो ग्रीन लाइन पर इस बॉडी का कंपोनेंट कितना है, तो कहोगे सर A1 sin थीटा, और ग्रीन लाइन पर मेरे बच्चे, ग्रीन लाइन पर, इस ग्रीन लाइन पर A2 का कंपोनेंट कौन सा है मेरे बच्चे? तो कहोगे A2 cos थीटा। तो भाई अगर ये दोनों कंपोनेंट अगर बराबर हो जाएगा तो बॉडी हमेशा साथ साथ चलेगा, बॉडी अलग नहीं होगा। मतलब बात बड़ा स्पष्ट है कि A1 sin थीटा का जो वैल्यू होगा वो A2 cos थीटा के बराबर होगा। मतलब A2 का वैल्यू मेरे बच्चे होगा A1 sin थीटा बाय cos थीटा। इसका मतलब मेरे बच्चे A2 का वैल्यू होगा A1 tan थीटा। उम्मीद करता हूं ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सारे टर्म्स को फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा हूं। ये बॉडी A1 से आगे गया तो पूछा गया कि ये बॉडी कितने एक्सेलरेशन से नीचे आए कि दोनों हमेशा चिपके रहे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले दोनों बॉडी को सेपरेट करके अलग अलग डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद रेड लाइन बना दिया, देख रहे हो रेड लाइन कौन सा हुआ? कॉन्टेक्ट सरफेस। और रेड लाइन के परपेंडिकुलर एक ग्रीन लाइन बना लिया। भाई देखो ये ग्रीन लाइन है। मैंने क्या बोला, इस ग्रीन लाइन पर लाई करने वाले, इस ग्रीन लाइन पर लाई करने वाले इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट और इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अगर बराबर हो जाएगा तो बॉडी हमेशा साथ चलेगा। यही तो मैंने सिखाया भी था लॉ में, देखो ना, ऐसे सिखाया था वेज कंस्टेंट में। इन ऑर्डर टू मेंटेन इन कॉन्टैक्ट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये रहा सरफेस मेरे बच्चे, ये रहा सरफेस ग्रीन रेड लाइन, और रेड लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन था उसका नाम था ग्रीन लाइन। तो इस ग्रीन लाइन पर इसका कंपोनेंट, इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट और इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अगर बराबर हो जाएगा तो दोनों बॉडी हमेशा साथ साथ चलेगा। तो मैंने देखा कि ना A1 ग्रीन पे था ना A2 ग्रीन पर था, तो मैं A1 को भी कंपोनेंट तोड़ दिया और मैंने A2 को भी कंपोनेंट तोड़ दिया, बस दोनों को बराबर कर दिया। और हमने देखा कि भाई A2 बराबर जब A1 tan थीटा के बराबर था तो बॉडी हमेशा साथ साथ चला था। एक एग्जांपल से क्लियर नहीं हुआ सर जी, और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे समझते हैं। अब यहां पर देखो एक गाइड लगा दिया, मतलब ऐसे बैलेंस करने के लिए ताकि हिल डोल ना करे। क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉडी ये भी है और एक बॉडी ये भी है, अगर ये ऐसे भागेगा तो इसको नीचे आना पड़ेगा। हाँ, ये इधर भी जा सकता था, उधर भी जा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर गाइड लगा रखा था जो कि कमांड दिया है कि इसको जाना है तो नीचे जा, बस। अब हमने पूछा कि बताओ इसकी क्या एक्सेलरेशन होनी चाहिए, इसकी क्या एक्सेलरेशन होनी चाहिए कि दोनों बॉडी साथ साथ चले, मतलब अलग नहीं, सेपरेट नहीं हो। तरीका सुनो, ध्यान सुनोगे, ज्यादा मत बोलो, आराम समझो। मैंने क्या समझाया? मैंने कहा कि भाई एक काम कर लो, सबसे पहले मेरे बच्चे दोनों बॉडी को सेपरेट कर लो, ठीक है। मस्त काम, सेपरेट कर लो। कर लिया जी। देखो एक बॉडी मेरे बच्चा ये है और दूसरा बॉडी मेरे बच्चे ये है। देखो ध्यान से देखो, है ना, बोलो सोचो, यही दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। मैंने दोनों बॉडी को पहले अलग अलग कर लिया, ठीक है। मस्त काम। देखो कि भाई एक बॉडी ए था एक बॉडी बी था, दोनों को सेपरेट कर लिया। उसके बाद सरफेस बनाओ, कॉन्टेक्ट सरफेस बनाओ। कॉन्टेक्ट सरफेस को कहा था रेड लाइन से बनाओ। तो देखो यही सरफेस दोनों के बीच में था,
यही दोनों के बीच में कांटेक्ट था, देख सकते हो, ये रहा। हमने सबसे पहला काम किया कि भाई सरफेस बना लिया, ठीक है। उस सरफेस के बाद मैंने क्या सिखाया कि उस सरफेस के बाद क्या करो, एक ग्रीन लाइन बना लो, ठीक है। ग्रीन लाइन कैसा होगा, रेड लाइन के परपेंडिकुलर, है ना। तो ये देखो, ये ग्रीन लाइन है, हमने ग्रीन लाइन बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप ध्यान से सुनोगे, ये ग्रीन लाइन भी बना दिया, रेड लाइन भी बना दिया। रेड लाइन मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस और ग्रीन लाइन मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ग्रीन लाइन मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ध्यान सुनिएगा, क्या है इस क्वेश्चन में। हमने कहा कि ये बॉडी A1 एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो इसका क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए कि बॉडी अलग ही नहीं हो भाई। अब ध्यान दो कि ये एंगल थीटा मुझे गिवन है क्वेश्चन में, तो ये एंगल थीटा गिवन है भाई, बताओ। अगर ये एंगल थीटा है तो भाई ये बात तो फिक्स है ना कि ये एंगल भी थीटा होगा, इतना तो मैथ आता ही होगा आपको। अगर ये एंगल थीटा है मेरे बच्चे, तो ये एंगल तो थीटा होना ही होना होगा। अब खुल के बात करो, मैंने क्या सिखाया कि भाई ग्रीन लाइन पर लाई करने वाले दोनों की एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। अब तुम चेक करो, क्या A2 ग्रीन लाइन पर है? यस, तो मुझे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना बच्चे। क्या A1 ग्रीन लाइन पर है? नहीं। क्या A1 ग्रीन लाइन पर है? नहीं। जब नहीं है तो कुछ कर दो यार, दिक्कत क्या है? क्या करोगे जरा बता दो, क्या करोगे? तुम कहोगे सर मुझे इसके दो कंपोनेंट तोड़ना आता है और हम इसको दो कंपोनेंट तोड़ देते हैं। इसके साथ बनाया तो ये हो जाएगा A2 A1 cos थीटा, और ये क्या होगा मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी बता दो, A1 sin थीटा। अब मुझे बताओ इसका कंपोनेंट कितना है, A1 sin थीटा, और इसका कंपोनेंट क्या है, A2। तो मैंने क्या बोला कि ग्रीन लाइन पर लाई करने वाले, ग्रीन लाइन कौन सा था मेरे बच्चे, ये वाला था ना ग्रीन लाइन, बोलो ये था ग्रीन लाइन। इस ग्रीन लाइन पर लाई करने वाले, इस ग्रीन लाइन पर लाई करने वाले इसका कंपोनेंट एक्सेलरेशन का और इसका कंपोनेंट एक्सेलरेशन का अगर बराबर हो जाए तो बॉडी कभी अलग नहीं होगा। तो ध्यान दो बच्चे, क्या ये और ये दोनों बराबर करेंगे तो बॉडी कभी अलग ही नहीं हो सकता। मतलब A2 इक्वल टू A1 साइन थीटा, A2 इक्वल टू A1 साइन थीटा। इसका मतलब इस बॉडी को A1 साइन थीटा एक्सेलरेशन से नीचे आना पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। भाई बात बोल, समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल फंडा था, दोनों बॉडी को अलग कर दिया, रेड लाइन बना दिया। व्हाट डू यू मीन बाय रेड लाइन? कॉन्टेक्ट सरफेस। और रेड लाइन के ऊपर में ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दिया, और मैंने कहा उस ग्रीन लाइन पर लाई करने वाले दोनों के बॉडी के एक्सेलरेशन के कंपोनेंट या वेलोसिटी के कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, बॉडी कभी अलग हो ही नहीं पाएगा मेरे बच्चे। चलो आगे देखते हैं बच्चों। वाह क्या क्वेश्चन था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये है कि A1 एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो सेम फंडा वही कि ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा कि दोनों बॉडी साथ चले। सिंपल सा फंडा मैंने क्या सिखाया था, जल्दी जल्दी मुझे बता दो। सबसे पहले तो बॉडी को अलग अलग कर दो यार, दिक्कत क्या है। एक बॉडी मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने ऐसा था, है ना, एक बॉडी तो ऐसा था, और दूसरा बॉडी कैसा था देखने में, गौर से बताओ, क्या ये मेरे बच्चे ऐसा था? यस सर, ऐसा ही था, है ना। इस बॉडी का नाम B, इसका नाम A। चलो दोनों को अलग अलग कर दिया, आप भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूं ताकि समझ में आए कि ये भी थीटा ही है ना बच्चे, ये थीटा ही होगा, फिक्स है, क्योंकि ये थीटा था तो ये भी थीटा ही था, ये थीटा था तो यहां भी थीटा था। ओके बोलो, इतना समझ में तो आ ही गया होगा। अब ध्यान सुनोगे, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी रहने दो, मजे नहीं आए देखने में। अब चलो दोनों बॉडी को अलग कर दिया, मस्त काम कर दिया, आधा काम कर दिया। अब तुम बताओ क्या करूं, तुम बताओ क्या करूं, जल्दी बताओ क्या करूं। भाई रेड लाइन बनाना है, अच्छा रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन रेड 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 रेड, ये रहा रेड लाइन, और ये रहा मेरे बच्चे रेड लाइन, ये रहा रेड लाइन। ओहो हो, ये रहा रेड लाइन। भाई बता, तो मैंने क्या सिखाया कि सबसे पहले रेड लाइन बना दो। भाई बना दिया जी, बिल्कुल बना दिया।
रेड लाइन के ऊपर में ग्रीन लाइन ड्रॉ करना है। ग्रीन लाइन का मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस। अब ग्रीन लाइन ड्रॉ करना है तो अगर कॉन्टेक्ट सरफेस मेरे हाथ ऐसे देखो ऐसे है तो नॉर्मल कैसे होगा, ये रहा नॉर्मल। वाह 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 सर जी, मजा आ गया। ये देखो ये देखो, ये देखना यार, देख देख भाई, देख ले तो। ये देख, यही है ना, यही है, बिल्कुल यही है। तो ये हुआ रेड लाइन और ये हुआ ग्रीन लाइन। ओके, अब सुन, अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सिंपल फंडा, ये थीटा ये भी थीटा ही रहेगा ना, ये बात तो फिक्स है। अब मुझे जल्दी जल्दी बता दो, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है a1 और मेरे बच्चे इसका एक्सेलरेशन है ऐसे ऐसे a2। अब जल्दी से जल्दी बता दो, ज्यादा मत बोलो, क्या a1 इस ग्रीन लाइन पर है? नहीं। क्या a2 इस ग्रीन लाइन पर है? नहीं। तो ना a1 ग्रीन लाइन पर है ना a2 ग्रीन लाइन पर है, तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं करूंगा। क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। क्या करूंगा? यही करूंगा, एक कंपोनेंट तोड़ दूंगा। देख कैसे, ये थीटा है तो मेरे बच्चे ये भी थीटा हो जाएगा। तोड़ दो कंपोनेंट, तोड़ दो भाई, तोड़ दो कंपोनेंट इसके। ये हो गया मेरे बच्चे a1 cos थीटा और ये हो गया मेरे बच्चे a1 sin थीटा। वाह 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 सर जी, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आया भाई। इसको दो कंपोनेंट में मैंने तोड़ दिया था, तुम भी खुश मैं भी खुश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये टूट चुका है भाई। अब a2 का कहानी सुना दो। ये थीटा तो फिक्स है कि थीटा होगा, सिखा रखा है मैंने पहले ही लॉज ऑफ मोशन में। अब भाई बता दे, ये थीटा है, इसके कंपोनेंट क्या होगा? इस लाइन पे कंपोनेंट a2 cos थीटा और ये हो गया a2 sin थीटा। खुल के बात करना, ज्यादा उलझलो मत। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भैया रेड लाइन पे नहीं, ग्रीन लाइन पर जो कंपोनेंट इसका होगा वही कंपोनेंट इसका होगा। अगर बराबर है तो बॉडी अलग नहीं हो पाएगा। मतलब बात बहुत स्पष्ट है कि a1 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू a2 cos थीटा। बहुत बढ़िया भाई साहब। मतलब a2 का जो वैल्यू है ना वो होगा a1 tan थीटा। वाह वाह सर जी वाह, मजा आ गया, बिल्कुल आसान सा था। हाँ, इसमें थोड़े एंगल को लेकर लफड़ा जरूर है कि अगर एंगल लेने में आपने थोड़ा भी गड़बड़ कर दिया, सत्यानाश। क्या बोला मैंने? सत्यानाश। उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में आए। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? फिर और मैं आपको डीपीटी में क्वेश्चन भेज दूंगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस, कितना क्वेश्चंस करवाएंगे जब तक खुद आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता। तो मैं आपको डीपीटी में भेज दूंगा क्वेश्चन, वहां बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देना, ठीक है? एक क्वेश्चन और कर लो। चलो, आपके सामने स्क्रीन पर फिर से एक क्वेश्चन आया कि ये ऐसे जा रहा है a1, ये नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b। ये a1 से ऐसे और वो ऐसे, तो बताओ a2 का वैल्यू कितना कि बॉडी अलग ना हो पाए। मुझे बिल्कुल पहला काम वही काम करना है कि भाई ये a है और मेरे बच्चे अब की बार ये भी है। बहुत अच्छे से देखना। अब क्या है कि दोनों के बीच के जो कांटेक्ट है ना, रेड लाइन जो है वो ऐसा रेड लाइन बन गया। देखो बहुत ध्यान से देखना, ये हो गया रेड लाइन, ये हो गया रेड लाइन। बोलो बच्चों, अब मुझे बताओ रेड लाइन के बाद मुझे क्या करना था? ये रेड लाइन के बाद मुझे बनाना था ग्रीन लाइन। चलो, ये रहा ग्रीन लाइन। अब ग्रीन लाइन को मैं थोड़ा सा एनालाइज करूंगा। ये a1 से आगे जा रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये a1 से आगे जा रहा है। तो मैंने बोला कि बताओ a, अच्छा ये किधर आ रहा था? a2 से ऐसे। a2 और a1 में रिलेशन पूछ रहा था आपसे। तो मुझे पहले बताओ कि a1 क्या ग्रीन लाइन पर है? नहीं। a2 ग्रीन लाइन पर है? बिल्कुल है। मुझे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी ग्रीन लाइन पे है। क्यों तोड़ता था? ताकि ग्रीन लाइन पे आ सके। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बच्चों। ये a1 cos थीटा और मेरे बच्चे ये a1 sin थीटा। और खुल के बात कर लो कि जो a2 का वैल्यू होगा ना वो a1 sin थीटा के बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर हो गया
तो बॉडी सेपरेट नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया है, और थोड़ा इस पर प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं जो क्वेश्चंस भेजूंगा उसको थोड़ा और प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है जानते हो, इसमें थोड़े लॉ तो फंडा तो वही लगाने होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब वो नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं होगा, बहुत अच्छा फंडा क्लियर नहीं होगा। करना वही है, बॉडी अलग किया, रेड लाइन बनाया, ग्रीन लाइन बनाया, दोनों कंपोनेंट इस पे ला दिया, इतना ही काम करना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता है इससे आगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे, अब दो टॉपिक और डिस्कस करने आज। एक तो सूडो फोर्स समझाऊंगा, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो स्प्रिंग मास सिस्टम, उसको भी आज ही क्लियर करेंगे। तो चलो उसको भी हम लोग देखते हैं। चलो अगला टॉपिक आते हैं सूडो फोर्स को लेकर के। चलिए तो मेरे बच्चे आप देखते हैं सूडो फोर्स क्या होता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं सूडो फोर्स को। सूडो फोर्स क्या है? सूडो का नाम ही होता है नकली फोर्स। मैं वैसे नहीं समझाऊंगा, आसान भाषा में समझाता हूं कि सूडो का मतलब, सूडो क्यों लगता है यहां पर। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे एक बॉडी, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन अगर अपने मन से चल रहा है, ये एक्सेलरेशन से, तो ठीक है, इस पर लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो सकता था। लेकिन मैं कहता हूं कि ये तो चल ही रहा है, और ये जिस पे चल रहा है, मेरे हाथ पे चल रहा है, अब ये हाथ भी चलना स्टार्ट कर दिया, तो अब यहां पर पंगा आ गया। यहां पर ये इनर्शियल फ्रेम रह नहीं पाया। तो मैंने कहा था कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने के लिए रिलेटिव मोशन को अप्लाई करना होता था। कैसे? वहां पर याद है तुम्हें बताया था रिलेटिव मोशन में कि अपोजिट लगा दो वेलोसिटी को, तो मैं भी यहां पर वैसा ही कुछ काम करने जा रहा हूं। ध्यान दो, मैंने कहा कि मान लीजिए ये बॉडी, ये एक गाड़ी है, इस पर एक लड़का चल रहा था ए एक्सेलरेशन से, और इसकी भी एक्सेलरेशन है ए नॉट। मैं इसको एम बोलता हूं, ये कैपिटल एम है। अब देखो, अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इंडिविजुअली इसकी बात करता हूं तो इसके पास खुद का एक्सेलरेशन तो जो है वो है ही, लेकिन ये जिस पर खड़ा होके चल रहा है वो खुद भी चल रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से। तो मैं देखो क्या समझाने जा रहा हूं, तो मुझे इसके इफेक्ट को खत्म करना है। ध्यान देना, किताबों में पढ़ोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ते हैं, वीडियोस देखोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ते, जो बोलूंगा स्मार्ट तरीका से बोलता हूं, उतना ही लगाना, बस बात खत्म। मैं देख रहा हूं कि ये बॉडी चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, और ये जिसके ऊपर खड़ा था वो भी ए नॉट एक्सेलरेशन से चल रहा था। लॉ ऑफ मोशन नहीं लग सकता है इसे। तो भाई जरा ध्यान दो, हम चाहते हैं कि इसका इफेक्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाए। मैं कुछ ऐसा सोच लो कि भाई इसका इफेक्ट ही नहीं रहे, मतलब ये एक तरह से चले ही ना। तो मुझे इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए ना, इस बॉडी पर एक फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। इस बॉडी के ऊपर में उल्टा डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका नाम होता है सूडो फोर्स। बात खत्म। अब सूडो फोर्स किसके बराबर होता है, जरा उसको समझो। मास इसका और एक्सेलरेशन इसका। अब जैसे ही सूडो फोर्स लगा, जैसे इस बॉडी के ऊपर सूडो फोर्स लगा, तो भूल जाओ कि बॉडी चल भी रहा था। मतलब सूडो फोर्स लगाते क्यों है? इसकी इफेक्ट को खत्म करने के लिए, नहीं तो दिक्कत था आपके सामने में। क्यों दिक्कत था जरा समझो। ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से चल रहा था, और वो जिस पर खड़ा होकर चल रहा था वो खुद भी ए नॉट से जा रहा था। तो मुझे तो किसी तरीके से इसके इफेक्ट को खत्म करना था, ताकि लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर सकूं। तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस बॉडी पर एक उल्टे डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में? इसके उल्टे डायरेक्शन, इसके उल्टे डायरेक्शन में नहीं, इसके। अगर ये बॉडी इधर चल रहा है ना, तो इस बॉडी पर एक बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में एक फोर्स लगा दो। उस फोर्स को कहते हैं सूडो फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों उसको? सूडो फोर्स। अच्छा, उस सूडो फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होता है? इसका मास और एक्सेलरेशन इसका। अब जैसे ही आपने सूडो फोर्स लगा दिया, तो आप भूल जाओ कि बॉडी चल भी रहा था। अब आपको जो कुछ करना है कर दो, यही है सूडो फोर्स का खेल। अब इसको किताबों में पढ़ोगे तो अलग बातें लिखे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, रेफरेंस फ्रेम, वे फ्रेम, वो फ्रेम, पल्ले तो कुछ पढ़ते नहीं है। अब देखो, मैं गिनती के से 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा और चटमंगनी पट क्वेश्चन हो जाएगा। देखना कैसे, अब देखना कैसे, फटाफट बात करता हूं। अब ये देखो, ये लिफ्ट है ना, देख सकते हो, ये लिफ्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से। अब मुझे इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल तरीका, तुम देखो, अगर लिफ्ट रुका हुआ होता तो जो इसका एक्सेलरेशन होता वो होता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है,
तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा भाई कि इस लिफ्ट के इफेक्ट को खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लिफ्ट का इफेक्ट खत्म हो जाए, तभी तो मैं इसके बारे में एनालाइज कर पाऊंगा ना बच्चों। तो मैंने कहा कि भाई लिफ्ट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक सूडो लगाओ। कैसा सूडो लगाओगे? सूडो फोर्स लगाओगे लिफ्ट के उल्टा। अगर लिफ्ट जा रहा है ऊपर तो सूडो फोर्स इस पे लगाओ नीचे। कितना लगेगा सूडो फोर्स? मास इसका और एक्सेलरेशन उस लिफ्ट का, बस लग गया सूडो फोर्स। अब जैसे ही सूडो फोर्स लगा तो तुम भूल जाओ कि ये लिफ्ट चल भी रहा था या कुछ भी हो रहा था, सब भूल जाओ। बस इतना ही काम करना था और कुछ काम नहीं करना है मेरे बच्चे। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा था बच्चों, तो भाई ये एन होगा, ये एंगल थीटा था तो मेरे बच्चे ये एंगल, अच्छा नीचे एक और लगेगा फोर्स एम जी। ये एंगल थीटा था तो मेरे बच्चे ये एंगल भी थीटा होगा। अब आप क्या कह सकते हो कि ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ऐसे ही इसको भी तोड़ दो तो ये हो जाएगा एम ए नॉट कॉस थीटा, जिसके साथ कंपोनेंट बनाया वो कॉस, और ये हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा एम ए नॉट साइन थीटा, और बॉडी जा रहा है नीचे की तरफ। बस जैसे करते आए हो कर दो भाई। इसका तो कहानी खत्म हो चुका है, तो तोड़ दियो तुम। तो मैं अगर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पूछूं तो क्या कहोगे? N इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा। अब आप कह सकते हो कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा मेरे बच्चे m इंटू जी प्लस ए नॉट इंटू कॉस थीटा। और मेरे बच्चे फिर से बात करना, ये प्लस और इधर माइनस, मतलब एम जी साइन थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इज द नेट फोर्स। इस तरफ तो कुछ है ही नहीं। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास काट दो, देन एक्सेलरेशन इज जी प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा। बस हो गया, सिंपल फंडा था यार, इतना समझने की कोई जरूरत ही नहीं था। तो जैसे ही सूडो फोर्स लगाओगे तो भूल जाओगे पुली चल भी रहा था वगैरह, पुली कहता हूं ये लिफ्ट चल भी रहा था। फिर देखो ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन था, चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो, मैं 2 मिनट का वक्त दूंगा, खुद ट्राई करो। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा, तो चला चेक करें इसको। नीचे लगेगा, अच्छा सबसे पहले सूडो लगाना पड़ेगा, क्यों भाई? क्योंकि लिफ्ट जा रहा है नीचे, सूडो लगा दो ऊपर, वो ओके, बात खत्म। जैसे ही सूडो लगा तो भूल जाओ भैया कि लिफ्ट चल भी रहा था, भूल जाओ लिफ्ट था ही नहीं, बात खत्म। अब नीचे लगेगा एम जी। अब आप क्या बोलोगे? इधर लग जाएगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये थीटा है मेरे बच्चे, तो ये थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तोड़ दो, कंपोनेंट को तोड़ दो, बस बात खत्म करो। ये हो जाएगा मेरे बच्चे एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे एम जी साइन थीटा। इसका भी कंपोनेंट तोड़ दो, ये हो जाएगा एम ए नॉट कॉस थीटा, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे एम ए नॉट साइन थीटा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये कंपोनेंट टूट गया है, ये टूट चुका है, बात खत्म करो। क्या बोलोगे बच्चों कि n प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा m इंटू जी माइनस ए नॉट इंटू कॉस थीटा। लेकिन दूसरे पक्ष में फिर बात करो हमसे, क्या बात करोगे? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव, अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो क्या कहने वाले हो? एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट साइन थीटा इज द नेट फोर्स, और दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और आप कह सकते हो एक्सेलरेशन हो जाएगा जी माइनस ए नॉट इंटू साइन थीटा। उम्मीद करता हूं आपका भी रिजल्ट यही आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और फिर हम लोग और क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा डीपीटी में, और उसमें से थोड़ा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, ठीक है? एक क्वेश्चन और करो पहले इसके ऊपर में। आपके सामने स्क्रीन पर बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रहा है। क्या रहा है कि ये जो कार है ना बच्चे, ये जो कार है, देखो ये तुम चला रहे हो, ये देखो
ये ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, एक सिंपल पेंडुलम को ऐसे टांग दिया था मैंने, तो आप इसको क्या कहोगे, अगर थोड़ा स्मार्ट बनोगे ना तो बहुत इजी है। ये ऐसे हो जाएगा मेरे बच्चे, मास m है, सबसे पहले सूडो फोर्स लगाओ यार, ये हो जाएगा ma नॉट और ये हो जाएगा मेरे बच्चे mg, और आप देख सकते हो कि ये एंगल हो जाएगा मेरे बच्चे, ये एंगल हो जाएगा मेरे बच्चे थीटा। और आप क्या कहोगे कि ये हो गया टेंशन T, रस्सी है तो टेंशन लगेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। दिस इज T cos थीटा एंड दिस इज T sin थीटा। क्या बोलने वाले हो आप कि भाई T sin थीटा इज ma नॉट और T cos थीटा इक्वल टू mg, बैलेंस हो गया, डिवाइडेड tan थीटा इज a नॉट बाई जी। अगर आपसे थीटा पूछा जाएगा तो कह देंगे tan इनवर्स a नॉट बाई जी। लेकिन अगर आपको टेंशन पूछा जाए तो दोनों इस इक्वेशन को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये हो जाएगा बच्चों m स्क्वायर a नॉट स्क्वायर प्लस m स्क्वायर जी स्क्वायर। तो टेंशन हो जाएगा मेरे बच्चे m अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस a नॉट स्क्वायर। कुछ भी पूछेगा आप कह देना, कर देना। अब जो बात आ रही है बच्चों, अब जो बात करूंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है स्प्रिंग। एक बार स्प्रिंग को भी देख लेना, फिर ये लॉज ऑफ मोशन के जो एक लेक्चर बचे हुए थे मैं फिनिश कर रहा हूं आज, और अगले लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। तो हम लोग सीधा नया चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे, जो आपको ये नोटिफाइड कर देंगे अगले चैप्टर हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं बच्चों। तो अगला टॉपिक है स्प्रिंग मास सिस्टम। अब देखो ये है एक स्प्रिंग, क्या है मेरे बच्चे, स्प्रिंग। इस K को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ध्यान देना, इस K को क्या बोलते हैं बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट या एक इसका और नाम होता है स्टिफनेस। स्टिफनेस भाई देखो मैंने क्या बोला कि मान लो कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और लेंथ L है, तो भाई लॉ कहता है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा, चाहे कुछ भी कर लो यार। देखो इसके हजारों टुकड़े कर डालो, इसके दिल के टुकड़े हजारों बार कर दो, लेकिन K गुना L का प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब जितने कितने भी पार्ट्स में इसको तोड़ दो, K गुना L का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। अब देखो आपके सामने स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कहो थ्योरी कहो, सिंपल है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और लेंथ L है। हमें कह रहा है कि इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, L1 और L2, एंड वी हैव गिवन L1 by L2 इज n, L1 by L2 इज n। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो अब नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, दोनों स्प्रिंग का है, हमें कैसे सोचना होगा। अभी मैंने समझाया था कि चाहे इसके दिल के हजारों टुकड़े कर डालो, K गुना L का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। मतलब मेरे कहने का कि K1 L1 का जो वैल्यू होगा वही K2 L2 का वैल्यू के बराबर होगा और वही K गुना L के बराबर होगा। मैंने इसको मान लिया पहला इक्वेशन, और मैंने सोचा कि जो टोटल लेंथ था वो तो L ही था और उसके बराबर होगा L1 प्लस L2। मुझे क्वेश्चन में गिवन होता है कि L1 by L2 का वैल्यू n है, तो ठीक है, अगर L1 by L2 का वैल्यू n है तो मैंने L1 का वैल्यू पुट कर दिया nL2। ठीक है, L1 का वैल्यू पुट कर दिया बच्चों nL2 प्लस L2, यहां से L2 निकाल लिया मेरे बच्चे, और मैं कहता हूं कि इस L2 का वैल्यू इसमें पुट कर दो nL2 में, L1 भी निकाल लिया, ये रहा। अब मेरा टारगेट है कैसे भी करके इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ कितना होगा। तो मैं जानता हूं कि जितना K1 L1 होगा उतना ही KL होगा, K1 L1 इक्वल टू KL, और L1 का वैल्यू है NL बाय 1 प्लस N, NL बाय 1 प्लस N। बस सॉल्व कर दिया तो K1 का वैल्यू आ गया K गुना 1 प्लस N बाय N, बस इसका स्प्रिंग कांस्टेंट यही हुआ। ऐसे ही मेरे बच्चे K2 निकालना था, तो हमने सोचा फटाफट क्या कि भाई जितना K2 L2 होगा उतना ही KL होगा,
तो बस सिंपल है K2L2 इक्वल टू KL, और L2 का वैल्यू पुट कर दिया मैंने, L2 का वैल्यू पुट कर दिया बच्चों L अपॉन 1 प्लस n, L अपॉन 1 प्लस n, बस पुट कर दिया L अपॉन 1 प्लस n, बस L से L कैंसिल तो हो जाएगा K इंटू 1 प्लस n। अब इसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर देखो, अभी तो यही चीज मैंने बताया था वही लिखा है मैंने। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि स्प्रिंग कांस्टेंट है K और लेंथ है L, इस स्प्रिंग को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, L1 बाय L2 का रेशियो जो है वो 2 है, इसका मतलब n का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है। तो बताओ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो एक बार जल्दी जल्दी मुझे बता दो, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है भाई। हम कैसे निकालेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, देखो K1 का वैल्यू क्या बोला, K इंटू 1 प्लस n बाय n। देखो अब देख सकते हो K1 इक्वल टू K इंटू 1 प्लस n बाय n और K2 इक्वल टू K इंटू 1 प्लस n। अब आप क्यों सोच रहे हो यार, n का वैल्यू मुझे गिवन है 2, n का वैल्यू गिवन है 2, तो 1 प्लस 2 बाय 2, 1 प्लस 2 बाय 2, तो भाई K1 का वैल्यू हो जाएगा 3K बाय 2, और अगर हम बात K इसका करें तो क्या देंगे 1 प्लस n का वैल्यू कितना है 2, तो भाई इसका वैल्यू हो जाएगा 3K। तो आप समझ सकते हो कि हम कैसे इसको डील किए हैं। सिंपल सा फंडा याद रखो, सिंपल सा एक फंडा है कि K1 का वैल्यू K इंटू 1 प्लस n और K2 का वैल्यू K इंटू 1 प्लस n, बस इसके K1 का वैल्यू K इंटू 1 प्लस n बाय n और K2 का वैल्यू K इंटू 1 प्लस n। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। एक चलो छोटा सा क्वेश्चन मैंने और दिया, आप जल्दी जल्दी इसको ट्राई करो और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, तो आपने बताया K1 का वैल्यू कितना होता है और K2 का वैल्यू कितना होता है, तो आपका जवाब क्या होता है कि देख सकते हो K1 इक्वल टू K इंटू 1 प्लस n बाय n और K2 का वैल्यू क्या है K इंटू 1 प्लस n, बस बात खत्म, K इंटू 1 प्लस n। तो मैं कह सकता हूं कि n का वैल्यू कितना है, यहां पर देखो n का वैल्यू है 2/5, तो 1 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाय 2/5 और किसका वैल्यू हो जाएगा K इंटू 1 प्लस 2/5। बड़ी आसानी से आपने कह दिया K इंटू 5 प्लस 2 7/5, बड़ी आसानी से कह दिया इसका वैल्यू 7K बाई 5 और इसका वैल्यू बड़ी आसानी से निकल गया, कितना हो गया बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में ये अच्छे से आ चुका है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। आगे बढ़ो बच्चों। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग में, जो हमें लॉज ऑफ मोशन में बार बार जरूरत पड़ता है, होता है रीडिंग। तो भाई देखो दो तरीके के रीडिंग होते हैं, एक होते हैं वेइंग मशीन का रीडिंग, एक होते हैं, सुनना ध्यान से, एक होता है वेइंग मशीन का रीडिंग, क्योंकि वेइंग मशीन में भी स्प्रिंग का ही बैलेंस रहता है, याद रखना। एक होता है वेइंग मशीन का रीडिंग, एक होता है स्प्रिंग बैलेंस। तो दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे कैसे रीडिंग कर रहे होते हैं। तो वेइंग मशीन के जब रीडिंग पूछेगा ना, तो तुम क्या करो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू निकाल दो, बस वही होता है वेइंग मशीन का रीडिंग। वेइंग मशीन का रीडिंग का मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बता दो, और स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग का मतलब, सुनना, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग का मतलब तुमसे टेंशन का वैल्यू पूछा जा रहा है, टेंशन का वैल्यू पूछा जा रहा है, बस इतना ध्यान रखना और क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। अब देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, मैंने कहा बताओ इसका वेइंग मशीन का रीडिंग कितना होगा। तो मुझे सबसे पहले नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना होगा, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या कहोगे, ऊपर जा रहा लिफ्ट तो m इंटू जी प्लस है, सिखा रखा है मैंने पहले ही। तो ये जो आप रीडिंग देख रहे हो, यही वेइंग मशीन का रीडिंग है। अब ये जो वेइंग मशीन आप देख रहे हो, इस वेइंग मशीन का रीडिंग कितना होगा इस केस में, क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो वेइंग मशीन का रीडिंग हो जाएगा m इंटू जी माइनस ए। ये सारी बातें आपको हमने पहला लेक्चर में ही समझाया हुआ था कि लिफ्ट से ऊपर जाते हो तो जी प्लस से, और लिफ्ट से नीचे आते हो तो जी माइनस से। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि भाई देखो ये 20 किलोग्राम का बॉडी है, ठीक है, सुनना ध्यान से, 20 किलोग्राम का बॉडी है। तो आपसे इस बार ये नहीं पूछा कि वेइंग मशीन, इसमें पूछा क्या है कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या है। जब मैंने पूछा ना कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा, तो बस आपको टेंशन का वैल्यू निकाल लो, टेंशन का वैल्यू निकालो, बस हो गया। जैसे ही टेंशन का वैल्यू निकालोगे तो बस वही होता है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। आप मुझे बता दो, नीचे लगेगा 20G, ऊपर लगेगा टेंशन। अब देखो चूंकि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे मेंटेन है, बैलेंस है, तो जो टेंशन का वैल्यू होगा वो कितना होगा 20G।
मतलब 200 न्यूटन। जी का वैल्यू 10 ले लिया मैंने। तो अगर मैं तो कहता हूं ये बैलेंस है, पूरे सिस्टम तो बैलेंस ही है, इसका मतलब ये स्प्रिंग बैलेंस और ये स्प्रिंग बैलेंस दोनों के दोनों कितना रीडिंग किया होगा? तो कहोगे 200 न्यूटन का रीडिंग किया होगा, मतलब 20 किलोग्राम वेट को रीडिंग किया होगा। बोलो बच्चों, भाई इस तरह न्यूटन के फोर्स को वेइंग मशीन अरे ये स्प्रिंग बैलेंस ने मेजर कर लिया होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ गया होगा कि कितना मेजरमेंट किया होगा, और जितना मेजरमेंट इसने किया होगा उतना ही मेजरमेंट इसने भी किया होगा, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस के पास कोई मास नहीं है। अच्छा, अब देखो यहां पर आपके सामने फिर से रख दिया मैंने क्वेश्चन। अब देखो नीचे तो लगेगा 10G, नीचे मेरे बच्चे लग जाएगा 10G, लेकिन ध्यान सुनिएगा, ये हो जाएगा टेंशन T और ये हो जाएगा टेंशन T। अब आप कह सकते हो कि T प्लस T मतलब 2T, 2T का वैल्यू हो जाएगा 100, 2T का वैल्यू हो जाएगा 10G मतलब 100, तो T का वैल्यू हो जाएगा 50 न्यूटन। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इसने कितना मेजरमेंट किया होगा, तो मैंने क्या बोला, हर वेइंग मशीन टेंशन को मेजरमेंट करता है, तो इसने कितना मेजर किया होगा? तो इसने मेजर किया होगा 50 न्यूटन या 5 किलोग्राम वेट को मेजर किया होगा बच्चों। और इसने भी कितना मेजरमेंट किया है बच्चों? तो कहोगे 50 न्यूटन या 5 किलोग्राम वेट को मेजर कर लिया होगा। अब यहां पर देखो आपके सामने फिर से स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, मैंने कहा नीचे लगेगा 5G, और चूंकि ये बैलेंस है तभी तो स्प्रिंग बैलेंस इसको मेजर करेगा, इधर भी है 5G। तो अब मुझे बताओ ये टेंशन T1 और ये टेंशन T2, ठीक है, सुनना ध्यान से। अगर बैलेंस है तो आप कह सकते हो कि ये T1 और T2 दोनों का जो वैल्यू होगा, T1 का वैल्यू होगा 5G और T2 का वैल्यू भी होगा 5G, तभी तो बैलेंस होगा ये। तो मैं अगर आपसे बोलता हूं कि भाई स्प्रिंग बैलेंस ने कितना मेजर किया होगा, तो कहोगे 50 न्यूटन को मेजर कर दिया होगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बातें? और इस पे तुम कह सकते हो कि कितना मेजरमेंट हुआ होगा बच्चों। अब यहां पर देखो, खुद समझो, इस केस में क्या है, नीचे लगेगा 10G, नीचे लगेगा 10G, और ये T मेरे बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा 2T। तो मैं क्या बोलूंगा, T का वैल्यू तो भैया है, T का वैल्यू तो है 100, तो इसने कितना मेजर किया है? 2T, तो 2 इंटू 100 मतलब 200। तो स्प्रिंग बैलेंस ने कितना मेजर किया होगा? 200 न्यूटन को मेजर कर लिया होगा। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आने लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब रुकेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा और एक दो चीजों को समझना होगा। मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, जैसे एक बॉडी को इससे अटैच करेंगे तो पहले नीचे लग जाएगा mg। अब तुम जानते हो कि mg इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, जिस वजह से स्प्रिंग ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम होगा FSP। और स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? माइनस में kx। मतलब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा होता है। अगर बॉडी नीचे डिस्प्लेस करेगा तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बातें। अच्छा, ये कितना कहां तक जाके बैलेंस होगा? तो कहोगे सर थोड़ा डिस्टेंस पे जाके बैलेंस हो जाएगा, और जब ये बैलेंस होगा तो आप कहोगे नीचे mg लगेगा और ऊपर लग जाएगा स्प्रिंग फोर्स। तो आप कहोगे कि स्प्रिंग फोर्स और mg अगर बराबर हो जाएगा तो सिस्टम बैलेंस हो गया। मतलब माइनस kx, वो मोड में ले लिया, kx इक्वल टू mg। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इसने एक स्प्रिंग कितना इलोंगेट किया होगा? तो योर आंसर इज mg बाय k। उम्मीद कर रहा हूं ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा कि स्प्रिंग कितना इलोंगेट करेगा। योर आंसर इज mg बाय k। ओके, हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम सीरीज और पैरेलल को देखने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ स्प्रिंग लगा दिया मैंने। ये सारे आप जानते हो कि कैसा कनेक्शन दे रहा है, सीरीज कनेक्शन दे रहा है बच्चों। एक स्प्रिंग का एक एंड दूसरे से अटैच नहीं है तो पैरेलल मोड में आ जाता है, लेकिन अगर एक स्प्रिंग का एक मोड दूसरे से डायरेक्टली अटैच है और एक ही लाइन पर दिख रहा है तो सीरीज था। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, ध्यान देना। 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1, बिल्कुल रेसिस्टेंस के उल्टा बात कर लेना, 1/k2 डॉट 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 1/kn। अगर मैं कहता हूं यहां इस पे कितना होगा तो आपका जवाब क्या होगा? 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। बस सिंपल फंडा है यार। इसका मतलब ये तीनों मिलकर के एक स्प्रिंग बना दिया, इसका नाम होगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। हो गया, सिंपल फंडा। ऐसे मैं पैरेलल में भी बात कर लेता हूं बच्चों।
पैरेलल में क्या होगा, एक स्प्रिंग ये रहा, एक स्प्रिंग ये रहा, बहुत सारे स्प्रिंग को ऐसे लगा दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, ये K1 है, ये K2 है। इस केस में जो K इक्विवेलेंट होता है वो होता है K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 Kn। बिल्कुल रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, रेसिस्टेंस के बिल्कुल उल्टा यहां पर स्टडी होता है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। मैंने पूछा कि इसको मिलाकर के इसकी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो ये तीनों कनेक्शन कैसा है, पैरेलल, क्योंकि सीरीज का कनेक्शन क्या होता था बच्चों कि डायरेक्टली कनेक्ट होता था, डायरेक्टली कनेक्ट स्प्रिंग से स्प्रिंग नहीं है। तो के इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, k प्लस 2k प्लस 3k, बिकॉज ये तीनों पैरेलल थे तो डाटा इज 3 2 5 1 6k हो गया, के इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया 6k। अब यहां पर भाई बताओ ये कैसा कनेक्शन है, तो कहोगे सर जी ये कनेक्शन हो गया फिर से पैरेलल, तो के इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे बच्चे k प्लस k, तो जवाब दोगे 2k। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आने लगा होगा। अब यहां पर आप देखो, मैं जो बातें बताने जा रहा हूं उसको थोड़े और ध्यान से सुन लो। मैंने कहा कि 3k है, ये 3k है और ये 3k है, मुझे इसको मिलाकर के एक स्प्रिंग बनाना है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो ध्यान दो, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों कैसा कनेक्शन दे रहा है, सीरीज दे रहा है। सीरीज दे रहा है तो कोई बात नहीं जी, 1/k इक्विवेलेंट इज 1/3k, 1/3k प्लस 1/3k, और डाटा मिल जाएगा 3/3k। तो k इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, बताओ, k, सिंपल फंडा k। तो याद रखना, एक और फंडा बता रहा हूं, ध्यान सुनना, सीरीज कनेक्शन का स्पेशल फंडा, कि अगर n बार है तो k इक्विवेलेंट k होगा। देखो 3k 3 बार तो k इक्विवेलेंट k, 2k 2 बार तो k इक्विवेलेंट k, 4k 4 बार तो k इक्विवेलेंट k। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही, बाय।